नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबकत्व क्या होता है। विद्युत चुंबकत्व के परिभाषिक शब्द क्या होते हैं। जैसे अपन लेते हैं विद्युत वाहक के बल की भांति चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके बाद में रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस का कितना बड़ा रोल होता है, और इन सभी के फॉर्मूले और इन सभी की इकाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म्स और मैग्नेटिक टर्म्स आते हैं, जो परिभाषिक शब्द आते हैं, इनमें से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। आप कभी चुंबकत्व के चैप्टर को और किसी प्रवेश पेपर को खोल के देखना, आपको इन मैग्नेटिक टर्म के अंदर ही आपको काफी प्रश्न मिलेंगे आपको। तो इन मैग्नेटिक टर्म के बारे में यदि अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो एक तो उत्तर देना आसान हो जाता है, और बाकी अपने जो विद्युत की मशीनें होती हैं, जैसे जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बाकी और जो अपने इक्विपमेंट होते हैं, जो इंडक्शन मोटरें होती हैं, एसी मोटरें, डीसी मोटरें, अपने विद्युत की जितनी मशीन होती हैं, सभी मशीनों में चुंबकत्व के चैप्टर का सबसे बड़ा रोल होता है। इसी के आधार पर सभी मशीनों का वर्गीकरण होता है। तो दोस्तों, चुंबकत्व के चैप्टर को आप लोगों ने टॉपिक को देखा, और उसके बाद आज देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखते हैं, और इसके परिभाषिक शब्द देखते हैं। विद्युत चुंबक क्या होता है और अपने मशीनों में इसका सबसे बड़ा रोल क्यों होता है, विद्युत चुंबक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अपनी मशीनों में विद्युत चुंबक की आज विशेषता पढ़ेंगे, आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा, काफी आपको सहयोगी होगा कि विद्युत चुंबक पढ़ा तो मशीनों में आसानी, मशीनें पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज उस विद्युत चुंबकत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो कि ये सॉफ्ट आयरन की कोर है। आप विद्युत चुंबक के बारे में देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर जो वाइंडिंग कर रखी है, इस वाइंडिंग में जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र का पता किसने लगाया, सबसे पहले बात आती है, ये किसने कहा कि जब किसी कॉइल में विद्युत धारा, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इसकी चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबक होती है। ये सबसे पहले सन 1824 में ओरस्टेड ने बताया कि विद्युत चुंबक और विद्युत में क्या अंतर है, में कितना संबंध होता है। तो विद्युत एवं चुंबकत्व के बीच का सबसे पहले संबंध सन 1824 में ओरस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, और यदि उसके पास कोई चुंबकीय सुई ले जाती है तो विक्षेप करती है, मतलब कि उसकी दिशा को इंगित करती है। ये सबसे पहले सन 1824 में ओरस्टेड ने बताया। तो उस ओरस्टेड के वैज्ञानिक के जिसने खोज की, उस खोज के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण हुआ। जैसे देखते हैं कि ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर है, लोहे का, नरम लोहे का टुकड़ा है। इसके ऊपर सुपर एनामिल कॉपर वायर की पॉलिश की। वो सुपर एनामिल क्यों कि सुपर एनामिल कोई कॉपर वायर नहीं है, कॉपर वायर तो तांबे का तार ही होता है, लेकिन उसके ऊपर एनामिल की पॉलिश होती है, कुचालक होती है। दोस्तों, 120 डिग्री टेम्परेचर की श्रेणी में आती है, और ई तापमान की श्रेणी होती है। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर यदि कॉपर वायर की, सुपर एनामिल कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देते हैं, और इसमें यदि आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो ये लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। क्यों? आप लोगों ने देखा कि कोई भी लोहे का टुकड़ा चुंबक क्यों बन जाता है। इसके लिए मैंने इससे एक वीडियो पहले पढ़ाया था कि चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत क्या होता है, कि लोहे का टुकड़ा चुंबक क्यों बन जाता है। उसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लोहे का टुकड़ा चुंबक के क्षेत्र के संपर्क में आके चुंबक क्यों बन गया है। तो दोस्तों, ये आता है कि जब यही लोहे का टुकड़ा इस चुंबक के क्षेत्र में रहेगा तो इसमें जो चुंबकत्व के अणु होते हैं वो एक सीधी दिशा में आकर अपने चुंबकत्व के प्रभाव को स्थापित कर देते हैं, और अपना चुंबकत्व स्थापित कर देते हैं, जिससे लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। ये तो था आणविक सिद्धांत। दोस्तों, यह जो लोहे का टुकड़ा चुंबक बना, ये इस विद्युत धारा के कारण बना। तो इसलिए कहते हैं कि जब किसी लोहे के टुकड़े पर, नरम लोहे के टुकड़े पर किसी कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवा देते हैं तो वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक कॉइल बनाएंगे, जैसे ये वाइंडिंग लपेट के कॉइल बना दी, इसको बाहर निकाल ले, तो एक कॉइल बनाएंगे। कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि उस कॉइल के अंदर इस प्रकार के लोहे के टुकड़े को छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए, नरम लोहे के टुकड़े को डाल दिया जाए इस कॉइल में, तो वह विद्युत चुंबक बन जाता है, और यही विधि विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। विद्युत चुंबकत्व किसे कहते हैं कि किसी कॉइल
में यदि विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो उस कॉइल के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाता है, और उस चुंबकीय फ्लक्स या किसी उस कॉइल में यदि कोई लोहे का टुकड़ा छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए, डाल दिया जाए, तो वह लोहे का टुकड़ा चुंबक विद्युत चुंबक बन जाता है, और यही विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत होता है। दोस्तों अब आप देखोगे कि ये लोहे का टुकड़ा चुंबक कितना बना, क्यों बना, इसकी विशेषताएं क्या है। विद्युत चुंबक की विशेषता ये विद्युत चुंबक बन गया, इसमें इसलिए कहते हैं कि इस वाइंडिंग वायर में या एक चालक तार में या किसी वाइंडिंग में विद्युत धारा जब तक प्रवाहित होती रहेगी, ये नरम लोहे का टुकड़ा चुंबक तब तक बनता रहेगा, तब तक रहेगा। लेकिन जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हटा देंगे तो कुछ नाम मात्र का अशिष्ट चुंबक तो बचेगा, बाकी लोहे का टुकड़ा ही बन के रह जाएगा, ये विद्युत चुंबक नहीं बनेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक कब तक रहता है, जब तक उस वाइंडिंग या उस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, तब तक ये लोहे का टुकड़ा चुंबक बनता रहता है, अर्थात विद्युत चुंबक बनी रहती है। ये एक प्रकार के अस्थायी चुंबक होते हैं, और अस्थायी चुंबक के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी विद्युत शक्ति चुंबकत्व का मान या विद्युत शक्ति या चुंबकत्व का मान कुछ समय के लिए विद्यमान रहता है, बाकी चला जाता है। तो ये तो थी बात इसमें दोस्तों विद्युत चुंबक। अब देखो आप लोगों ने देखा कि अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक की शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको विशेषता बता रहा हूं कि इस चुंबक की शक्ति को या चुंबकत्व को बढ़ा सकते हैं। कैसे? विद्युत धारा के मान को बढ़ाकर आप चुंबक की शक्ति बढ़ा सकते हैं, विद्युत धारा के मान को घटाकर आप चुंबक की शक्ति को घटा सकते हैं। तो इस विद्युत चुंबक की शक्ति को विद्युत धारा में परिवर्तन करके आप घटा बढ़ा सकते हैं, मान परिवर्तन शक्ति को बदल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी विशेषता यह है, स्थायी चुंबक में यह विशेषता नहीं होती है। तो विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाएंगे तो मोटरों की क्षमता बढ़ेगी, इसलिए सभी प्रकार की इलेक्ट्रिक मशीनों में विद्युत चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है। एक तो बात आती है। दूसरी बात आती है इसके अंदर कि इसके पोल जो है, ये एन पोल इधर है और एस पोल इधर है। आपको काफी बार आएगा, मोटर मशीनें पढ़ेंगे, सारी समस्या आएंगी, मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ, सारी विशेषताएं आएंगी वहां पे। ये एन पोल है, ये एस पोल है। जब आप लोगों ने विद्युत धारा इधर से प्रवाहित करवाई, मान लीजिए कि एन पोल ये बना और एस पोल ये बन गया, उसके बाद में आप लोगों ने सप्लाई की दिशा बदल दी, विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कर दी, तो ये हो सकता है कि यहाँ एन पोल होगा और ये एस पोल होगा। इसलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता आती है कि विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक के पोलों को बदला जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार बदलेंगे? विद्युत धारा की प्रवाहित होने की दिशा को परिवर्तित करके आप विद्युत चुंबक के पोलों को परिवर्तित कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता आती है। इसकी चुंबकीय शक्ति अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। एक लाभ ये होता है इसका, ये किसी भी आकार में बनाया जा सकती है, गोल, वर्गाकार, सिलेंडरिकल, आप मन चाहे किसी भी आकार की मशीनें बनाते हैं वहां इसका प्रयोग अपने आवश्यकता अनुसार बनाकर कर सकते हैं। एक ये आता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सभी प्रकार की इलेक्ट्रिकल मशीनों में, विद्युत मशीनों में प्रयोग करते हैं, जैसे फैन, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी मोटरें, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जो भी आपको लगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन है वहां विद्युत चुंबक का अवश्य प्रयोग हुआ है। ये तो थी दोस्तों विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबकत्व। अब आगे इसके आधारभूत तथ्य देखते हैं, आधारभूत इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, कुछ परिभाषा तो आप लोगों ने देख ली पिछले जो वीडियो था उसमें कि चुंबकीय पोल क्या होते हैं, पोलों की विशेषता देखी, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, मैग्नेटिक अक्ष क्या होता है, चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, उन सब के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो उनका वर्गीकरण न करते हुए आज इलेक्ट्रोमैग्नेट के आधारभूत तथ्य होते हैं जो परिभाषिक शब्द होते हैं, उनको देखते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म से सबसे पहला आता है चुंबकीय परिपथ किसे कहते हैं। तो दोस्तों चुंबकीय परिपथ को देखो, ये होता है चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट। दोस्तों पढ़ना आसान है, बहुत ही सरल है। क्यों? देखो आप लोगों ने विद्युत परिपथ पढ़े, नहीं पढ़े तो पीछे मैंने वीडियो बना रखे हैं, आराम से अच्छी तरह समझा रखे हैं, देख लेना। तो आप लोगों ने चुंबकीय परिपथ पढ़ने से पहले विद्युत परिपथ की परिभाषा देखो कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया मार्ग, संपूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है, या संचालकों से बना पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। उसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं को बल रेखाओं द्वारा तय किया गया संपूर्ण मार्ग, यहाँ चुंबकीय परिपथ पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा तय किया गया, लिख लेना, चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा तय किया गया मार्ग
तय किया गया मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। या आपको दूसरी डेफिनेशन बताता हूं उसकी, कि चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए तैयार किया गया मार्ग या चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह होने के मार्ग को, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहेंगे, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, कि टोटल चुंबकीय बल रेखाएं जोड़ दी जाए तो चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स द्वारा स्थापित किया गया मार्ग या चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाहित होने का मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा थी। जैसे कोई भी चुंबक है, यहां से देखो आप, ये एक चुंबक लिया, ये एस और ये एन, यहां दूसरा चुंबक लिया, ये एस और ये एन ऐसे ले लिया, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी और मान लीजिए अपना मार्ग ये पूरा करते, तो इसके बीच का क्षेत्र ये जो क्षेत्र ये क्या है, ये चुंबकीय पथ कहलाता है। चुंबकीय पथ, चुंबकीय परिपथ हमेशा चुंबकीय पदार्थों से ही पूर्ण होता है, याद रखना, अनुचुंबकीय पदार्थों से नहीं। तो ये क्या है, यहां से ये पूरा चुंबकीय पदार्थ है। कि हवा क्या होता है, देखो हवा निर्वात, निर्वात चुंबकीय पदार्थ में आता है। या कोई चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा रख देते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट रख देते हैं, तो चुंबकीय पदार्थ तो वो हो गए जिनमें से चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होती हैं। लेकिन चुंबकीय परिपथ किसे कहते हैं, यहां से लेकर जो चुंबकीय पथ स्थापित हुआ, जो अपना प्रवाहित हुआ, तो ये हो गया चुंबकीय परिपथ। तो चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाहित होने या स्थापित होने के मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। ये अटूट मार्ग होता है दोस्तों, याद रखना, कभी अधूरा नहीं होता है। कि मान लीजिए कि यहां से ये चुंबक लिया, यहां से बल रेखा निकली, ये बल रेखा निकलने के बाद अवश्य अपना मार्ग पूरा करेंगी, कभी नहीं कि यहां जाके यहां विलुप्त हो गया, ऐसे नहीं जाएगी। ये कहीं भी जाए, चाहे इसको दूसरा पोल जब तक मिलेगा, एस पोल, यहां तक आएंगी। यहां ये पोल नहीं मिला, यहां कोई एस पोल दूसरा मिल गया, तो सीधे यहां चली जाएंगी। जैसे एक पल ये है ना, तो एस यहां मिल गया, सीधे यहां से निकल के यहां चले जाएंगे, छोटा रास्ता जहां मिलेगा वहां चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि चुंबकीय परिपथ हमेशा अटूट मार्ग होता है, कभी बीच में अधूरा नहीं होता है। चुंबकीय परिपथ हमेशा चुंबकीय पदार्थों से ही बनाया जाता है। ये तो थी दोस्तों इस चुंबकीय परिपथ की परिभाषा। और चुंबकीय परिपथ में देखो, चुंबकीय फ्लक्स का परिपथ या चुंबकीय फ्लक्स जो चुंबक के बाहर कैसे होता है, चुंबक के अंदर कैसे होता है, चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ चुंबक के बाहर एन से एस की ओर होता है। याद रखना बात, कि चुंबकीय परिपथ चुंबक के बाहर कैसे होता है और अंदर कैसे होता है। आप लोगों ने देखा था ना कि चुंबक की बल रेखाएं एन से एस की ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार चुंबक के बाहर चुंबकीय परिपथ एन से एस की ओर होता है। याद रखना बात, चुंबकीय परिपथ एन से एस की ओर होता है और चुंबक के अंदर जब सर्किट पूरा होता है तो एस से एन की ओर होता है। ये याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अपने विद्युत मशीनों में अवश्य काम आएंगी। ये तो दोस्तों इस चुंबकीय परिपथ की परिभाषा। आगे देखते हैं कि चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है। दूसरी परिभाषा देखते हैं कि चुंबकत्व वाहक बल, बहुत बड़ा रोल है चुंबकत्व वाहक बल का, याद रखना दोस्तों। चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्टकट में एमएमएफ कहते हैं। याद रखना बात कि एमएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, हिंदी में चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं। देखो, इस लोहे के टुकड़े में चुंबकत्व स्थापित हुआ, आप लोग देख रहे हैं कि विद्युत चुंबक बना, इस लोहे के टुकड़े में विद्युत चुंबकत्व स्थापित हुआ, तो चुंबकत्व जो स्थापित हुआ, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किन किन कारकों पर निर्भर करता है। याद रखना बात। तो कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ में या चुंबकीय पदार्थ की कोर में स्थापित हुआ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 5 बातों पर निर्भर करता है। याद रखना बात, 5 बात कौन कौन सी है कि इसमें चुंबकत्व स्थापित होगा, वो 5 बातें कौन कौन सी, 5 कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 आता है, ये देखो, चुंबकीय पदार्थ की लंबाई, लंबाई पर निर्भर करता है। चुंबकत्व का मान, चुंबकत्व फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है कि ये कोर कितनी लंबी है, ज्यादा लंबी है, कम लंबी है। एक तो ये आता है, अधिक लंबाई ज्यादा होगी तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ता जाएगा। दूसरी बात आती है चुंबकीय पदार्थ का क्रॉस सेक्शन एरिया,
एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, लंबाई चौड़ाई मोटाई पूरी मिला के यहाँ ये कितना है। यदि इसकी मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा, मान लीजिए ये पहले यहाँ है, इसका यहाँ से बढ़ता जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो चुंबकत्व का मान बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो चुंबकत्व का मान घटेगा। दो बातें ये होगी। तीसरी आती है, देखो लिख लेना, तो ये आपको विद्युत मशीनों में काम आएंगी, बहुत अच्छी तरह काम आएंगी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कब बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कब घटेगा, घट जाएगा तो कैसे घटाएंगे, सारी बातें आएंगी आपके सामने। दूसरा आता है चुंबकीय पदार्थ जो है, ये चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप लोगों ने लोहे का टुकड़ा लिया है या तांबे का लिया है, लोहा निकिल कोबाल्ट या फौलाद की छड़ ली, किस प्रकार का आपने चुंबकीय पदार्थ लिया है उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ का मान नहीं कम होता है, और जो कम होता है मतलब होता नहीं है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में होता ही नहीं है। तो ये तीन पदार्थ आपको पढ़ाएंगे कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तीनों पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप परिभाषिक शब्द देख लो, तब आपको समझ में आएंगे चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से। तीन बातें होगी। चौथी बात आती है, देखो चौथा जो कारक आता है उस चौथे कारक की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने इस चुंबकीय पदार्थ की कोर पर वाइंडिंग जो कर रखी है, ठीक है ना, चुंबकीय पदार्थ की कोर पर जो वाइंडिंग कर रखी है उसमें टर्नों की संख्या कितनी है, यही सबसे बड़ी बात है कि अपने मशीनों के निर्माण करते हैं सबसे, कि टर्नों की संख्या कितनी है। तो चुंबकीय पदार्थ की कोर ये है, उस पर की गई वाइंडिंग में चक्रों की संख्या, टर्नों की संख्या सबसे बड़े डिपेंड करती है। चौथा कारक हो गया, आप टर्नों का मान अधिक लगाएंगे चुंबकत्व का मान अधिक होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान अधिक होगा। टर्नों की संख्या कम कर देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कम होगा। उसके बाद देखो बात आती है, इसमें विद्युत धारा के मान पर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया इसकी शक्ति को कम ज्यादा कर सकते हैं, धारा के मान को बढ़ाया, कैसे बढ़ाओगे, रियोस्टेट लगा रखे, क्या धारा के मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि विद्युत धारा उसके चुंबकीय पदार्थ के ऊपर जो वाइंडिंग, कोर वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा के मान पर। मैं आपको चुंबकत्व वाहक बल पढ़ा रहा हूं इसलिए 5 बातें पढ़ानी पड़ गई है, ठीक है। कौन कौन सी, चुंबकीय पदार्थ की लंबाई, चुंबकीय पदार्थ का क्रॉस सेक्शन एरिया, चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति, और चुंबकीय पदार्थ की कोर पर की गई वाइंडिंग में चक्रों की संख्या, और चुंबकीय पदार्थ को जो वाइंडिंग कोर की वाइंडिंग कर रखी है उस वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा का मान पर डिपेंड करता है। बस ये तो 5 बातें थी। कौन सी, कि इसमें चुंबकत्व का मान या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, किन कारकों पर डिपेंड करता है, ये तो थी इसकी बात है। अब दोस्तों मैंने 5 बातें क्यों पढ़ाई, क्योंकि जो चुंबकत्व वाहक बल होगा वो चुंबकत्व उत्पन्न करेगा, चुंबकत्व चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा, चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करेगा, प्रभावित करेगा। तो वो चुंबकत्व इसके अंदर स्थापित करेगा, वो किसके पर डिपेंड करेगा। देखो आपने माना जाए कि ये एक सेंटीमीटर की क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, एक फीट की लंबाई ले ली, ये तो निर्धारित है। पदार्थ की प्रकृति मान लीजिए लोहे का टुकड़ा ले लिया। अब आपसे पूछा जाए क्या इसमें चुंबकत्व के मान को बढ़ाया जा सकता है, क्या चुंबकत्व के मान को घटाया जा सकता है, क्योंकि तो स्थापित था। हाँ, 2 बातें अपने पास बच गई जो मोमेंटेबल होती हैं, जो एडिटेबल होती है, जो किसको घटा बढ़ा सकते हैं। एक तो चक्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं और दूसरी विद्युत धारा का मान बढ़ा सकते हैं। तो ये जो चुंबकत्व वाहक बल है, एमएमएफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ये इसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने के काम आता है। इसलिए लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्थापित था, तो इस चुंबकीय परिपथ में चुंबकत्व वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने का काम करता है, चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करवाता है, तो वह चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। इसलिए विद्युत वाहक बल विद्युत परिपथ में और चुंबकत्व वाहक बल चुंबकीय परिपथ में दोनों एक समान है। वहां विद्युत धारा प्रवाहित करवाता था चुंबकीय विद्युत वाहक बल, और यहाँ चुंबकीय फ्लक्स मान लो चाहे चुंबकीय बल रेखाओं को स्थापित करवाता है, उनको प्रवाहित करवाता है। इसलिए चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल कौन सा है, चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। अब देखो ये आप इसमें देखोगे विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकत्व वाहक बल का मान किस पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, वो बल कितना लगेगा जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करवाएगा। तो ये जो प्रकृति थी, लंबाई थी, क्रॉस सेक्शन एरिया थी, ये लिमिट था, ये बदलने वाला नहीं था, लेकिन दोनों की संख्या बढ़ाकर आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहते हैं चुंबकत्व वाहक बल कुंडली में चक्रों की संख्या और उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है।
ठीक है ना। एमएमएफ की बात करें, देखो वाइंडिंग में चक्रों की संख्या, याद रखना बात कि एमएमएफ क्या होता है, चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करवाएगा कौन, चुंबकत्व वाहक बल करवाएगा। क्या उसमें क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, वो किसने करवाया, उस विद्युत धारा ने। चालक तार में टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, वो किसने बढ़ाया, वो इस चक्रों की संख्या ने। तो दो तथ्य अपने पास हैं जो कि दोनों इस चुंबकत्व वाहक बल के मान को, इस चुंबकत्व को बढ़ा सकते हैं। कैसे, इसमें चक्रों की संख्या लगाएंगे तो वो चुंबकत्व वाहक बल इस पर जो डिपेंड, जो कार्य किया, किसने करवाया, विद्युत धारा ने करवाया। अधिकतम किसने करवाया, चक्रों की संख्या ने करवाया। तो दो बातें अपने पास हैं कि चुंबकत्व वाहक बल एमएमएफ वाइंडिंग में चक्रों की संख्या, याद रखना, वाइंडिंग में चक्रों की संख्या चुंबकत्व वाहक बल बढ़ाएगी गुणा और प्रवाहित विद्युत धारा, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता। तो लिख सकते हैं एमएमएफ बराबर, वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को एन से दर्शाते हैं और धारा को आई से दर्शाते हैं, एन और आई। ये क्या है, ये एमएमएफ है। याद रखना बात, कभी भी एमएमएफ चक्रों की संख्या बढ़ाकर और विद्युत धारा के मान को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि एमएमएफ चक्रों की संख्या, वाइंडिंग में टर्नों की संख्या और विद्युत धारा के गुणनफल के समानुपाती। तो परिभाषा लिख लेना, चुंबकत्व वाहक बल ये विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल की भांति होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ होता है, जिसकी परिभाषा है। दो बातें हैं। तो अब कहेंगे, देखो चक्रों की संख्या, धारा दी तो है, चक्रों की संख्या इसको टर्न बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। और धारा की इकाई एम्पियर होती है, याद रखना, धारा की इकाई एम्पियर होती है। तो इसकी इकाई क्या लिखेंगे, एमएमएफ की यूनिट या इकाई क्या लिखेंगे या मात्रक क्या लिखेंगे। देखो एम्पियर तो अपने पास है, बराबर एम्पियर इनटू टर्न। तो लिख सकते हैं एम्पियर टर्न, ये एमएमएफ की यूनिट हो गई, किसकी, एमएमएफ की। याद रखना बात, ये तो थी दोस्तों इस एमएमएफ की यूनिट और इसकी ये बात। दूसरी का एक बात और आ गई, इस एमएमएफ की दूसरी इकाई क्या है, एमएमएफ की दूसरी इकाई गिलबर्ट होती है। परीक्षा में काफी बार आता है, यूपीपीसीएल के पेपर में काफी बार आ गया कि एमएमएफ की इकाई होती है, गिलबर्ट भी होती है और एम्पियर टर्न भी होती है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, या किसी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या को बढ़ाकर किसको बढ़ा सकते हैं, एमएमएफ को। एमएमएफ बढ़ेगा, इसमें फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो फ्लक्स का मान कैसे बढ़ाएंगे, चक्रों की संख्या बढ़ाकर फ्लक्स का मान बढ़ा सकते हैं और चुंबक की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, विद्युत मशीन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, एक बात। दूसरी आती है कि इसमें विद्युत धारा के मान को बढ़ाकर आप एमएमएफ को बढ़ा सकते हैं। और वो एमएमएफ किस पर कार्य करेगा, इस लोहे के टुकड़े पर, इसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करवाएगा, बाहर निकलवाएगा, चुंबकीय बल खाने निकलवाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान को कैसे बढ़ा सकते हैं, विद्युत धारा के मान को बढ़ाकर चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं। ये दो बातें अपने पास अभी तक निकल गई हैं। अगली परिभाषा देखते हैं, अगला इसका टर्म्स देखते हैं क्या है कि एमएमएफ के बाद क्या आता है। देखो एमएमएफ की इकाई बताई थी ना आपको, गिलबर्ट, सीजीएस में, वो बताने भूल गया, सीजीएस में गिलबर्ट और एसआई पद्धति में एम्पियर टर्न होती है। अब देखते हैं रिलक्टेंस क्या होता है। प्रतिष्ठंभ क्या होता है, याद रखना बात। और इसके देखो अब की बार प्रतिष्ठंभ तो निम्न शब्द है, लेकिन राजस्थान बिजली विभाग टेक्निकल हेल्प पर 2019 में जो प्रश्न आया था, 2018 में जो प्रश्न आया था, उसमें विमुक्ता नाम आया था, विमुक्ता। तो काफी बंदे चक्र में पड़ गए कि विमुक्ता क्या होती है। प्रतिष्ठंभ का नाम सुना, रिलक्टेंस का सुना, विमुक्ता क्या होती है, विमुक्ता भी इसी का नाम रख लेंगे कि प्रतिष्ठंभ को ही विमुक्ता कहते हैं। तो इसमें चक्र दिमाग में चक्राने की जरूरत नहीं है कि विमुक्ता क्या होती है। अब देखो मैं बताता हूँ रिलक्टेंस क्या होता है। देखो दो शब्द अपने पास निकल के आ गए। एक आया सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो उसमें पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है, और आज निकल के आया रिलक्टेंस क्या होता है। आपके पास टेंस बहुत आएंगे दोस्तों, टेंस अंग्रेजी का नहीं, रिलक्टेंस, ससेप्टेंस, ठीक है ना, एडमिटेंस और अपने ये रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये टेंस बहुत आएंगे। आप धीरे धीरे देखोगे तो वो ही यदि इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं तो यहाँ भी 12 ही टेंस लग जाते हैं। तो 12 टेंसों का रोल सबसे बड़ा होता है
इसमें आप धीरे धीरे देखोगे कि सब एक एक टेंस, जैसे आज रिलक्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, कंडक्टेंस पढ़ लिया, ठीक है ना। तो अब इसमें उसके बाद परमियंस पढ़ेंगे, नहीं सी तो लग ही जाएगा। तो दोस्तों रिलक्टेंस देखो, जैसे अपने बात आती है कि रेजिस्टेंस क्या होता था, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले गुण को, रुकावट या बाधा उत्पन्न करने वाले गुण को रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कहते हैं कि किसी पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है कि वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट अवश्य पैदा करेगा, उसी प्रकार विद्युत परिपथों में प्रतिरोध था, उसी की भांति चुंबकीय परिपथों में रिलक्टेंस होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा की, तो आज यहां चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। तो दोस्तों एमएमएफ को ईएमएफ की भांति समझना, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय फ्लक्स को विद्युत धारा की भांति समझना। धीरे धीरे आपको एक समय मैं आपको फिर तुलना करके बताऊंगा लास्ट में इसकी, कि एमएमएफ को ईएमएफ की भांति, ठीक है, विद्युत धारा की भांति फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं को, और रेजिस्टेंस की भांति रिलक्टेंस को समझना आप लोग। जहां वो तीनों चीजें काम करती है वहां सेम टू सेम यही काम करती हैं, ठीक है। तो देखो एमएमएफ ने विद्युत वाहक बल की भांति चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित किया, ठीक है। रेजिस्टेंस विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा, और यहाँ रिलक्टेंस अपने चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स जो प्रवाहित होता है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको रोकता है, जाने नहीं देता है। तो विद्युत धारा का मान अनंत कब था, जब रेजिस्टेंस का मान 0 था। तो रिलक्टेंस का मान सबसे अधिक कब होगा, ठीक है ना, रिलक्टेंस का मान चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक से अधिक कब होगा, जब रिलक्टेंस का मान कम से कम होगा। रिलक्टेंस का मान अधिक से अधिक होगा वहां चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित नहीं होंगी, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखा मान लो चुंबकीय फ्लक्स को रोकता कौन है, ये रिलक्टेंस ही रोकता है, प्रतिष्ठम भी रोकता है। इसलिए लिख सकते हैं परिभाषा, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को रिलक्टेंस कहते हैं। और ये चुंबकीय पदार्थ मान लो, किसी भी प्रकार का पदार्थ मान लो, उसका स्वाभाविक गुण होता है। जिस प्रकार रेजिस्टेंस था उसी प्रकार ये स्वाभाविक गुण होता है जो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो आप परिभाषा लिख लेना, लिखाने की जरूरत नहीं है, कि चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले किसी चुंबकीय पदार्थ के गुण को रिलक्टेंस कहते हैं। दोस्तों अब बात आती है यहां से, इसको RM मैग्नेटिक रेजिस्टेंस बोल दो चाहिए, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, या M का मतलब है मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, या लिख लेना S से दर्शाते हैं। किससे, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस या RM या S से दर्शाते हैं। एक तो बात, कभी कभी किसी बुक में या किसी पेपर में आपको एक्स भी मिल जाएगा, क्योंकि एक्स क्या है, ठीक है ना, एक्स का नाम रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस आएगा आपके पास, एक्स का नाम क्या है, रिएक्टेंस है। ये भी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो उसी की भांति इसको अक्स भी लग सकते हैं, चकराने की जरूरत नहीं। चुंबकीय की बात करते हैं, चुंबकीय परिपथ की बात करते हैं, तो अक्स क्या है, ये एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने वाला गुण होता है। तो ये तो था, इसकी इकाई ओम थी। रिएक्टेंस की इकाई विद्युत परिपथ में ओम ही होती है। यहाँ देखो ये एक्स है, एस है, RM है, एक ही बात है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट देखो, मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ इसकी यूनिट क्या होती है। देखो इसकी यूनिट की बात करें, देखो रिलक्टेंस REL या S लिख देते हैं। S बराबर, इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है ना। यदि R बराबर क्या था, V/I, मैंने आपको बताया, या EMF/E/I। तो यहाँ MMF अपॉन फाई, मैंने बताया कि इसको क्या समझेंगे, EMF, इसको क्या समझेंगे, I, इसको क्या समझेंगे, R, और R का सूत्र था E/I। उसी प्रकार यहाँ क्या समझेंगे, S बराबर MM/φ होता है। और MMF की इकाई आप लोग जानते हो, MMF की इकाई S बराबर NI, एम्पियर टर्न थी। अभी कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले देखी थी कि क्या थी, एम्पियर टर्न थी। एम्पियर टर्न ये देखो यहाँ पे। उसके बाद फ्लक्स की इकाई आप लोग जानते हो, फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। ये तो थी फ्लक्स की इकाई, या इसको आप लिख सकते हैं वो एम्पियर टर्न था, सीधा लिख दो एम्पियर टर्न, ठीक है। और उसके बाद में वेबर या फाई, एक ही बात है। इस और यदि फाई नहीं लिखते हो तो यदि यहाँ ये MM लिखा है, ये फाई लिखा, तो यहाँ एम्पियर टर्न लिखते हैं। एम्पियर टर्न चीज क्या ही थी, यहाँ लिख दो वेबर। तो रिलक्टेंस की इकाई क्या लिखेंगे, S बराबर, देखो एम्पियर टर्न, याद रखना एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये क्या है, इस रिलक्टेंस की इकाई होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा था ना कि रेजिस्टेंस की इकाई क्या थी, ऐसा यूनिट तो ओम थी। आप लोगों की R बराबर V/I है,
ये तो था। तो रेजिस्टेंस की इकाई वोल्ट प्रति एम्पीयर भी तो कर सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पीयर। यदि आपको कंफ्यूज है तो पीछे आप वीडियो 1-2 वीडियो देखोगे शुरू वाले, तो आपको सब मिल जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस की इकाई 2-2, 3-3 थी जो आपको आपने देखी थी। उसी प्रकार यहाँ वोल्ट प्रति एम्पीयर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एम्पीयर टन प्रति वेबर भी हो सकती है। इस रिलक्टेंस की इकाई एम्पीयर टन प्रति वेबर होती है, ऐसा यूनिट में होती है। ठीक है, एस की इसकी बात करते हैं। रिलक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है वो नियम देखेंगे। रिलक्टेंस देखो, इसका सूत्र है म्यू। ठीक है, म्यू। अब देखें लंबाई क्या है, एरिया क्या है, म्यू क्या है, ये देखते हैं। इससे पहले देखेंगे कि रिलक्टेंस के नियम क्या क्या है। जैसे आपने रेजिस्टेंस के नियम पढ़े थे, उसी प्रकार रिलक्टेंस के नियम होते हैं कि रिलक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके आधारभूत तथ्य क्या होते हैं वो देख लो। अब दोस्तों देखते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब कि प्रतिष्ठंभ के नियम, प्रतिष्ठंभ के नियम, या फिर प्रतिष्ठंभ किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिष्ठंभ के कारक कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा रेजिस्टेंस के नियम कौन कौन से थे। रेजिस्टेंस का पहला नियम देखा आप लोगों ने, आर समानुपाती एल। रेजिस्टेंस का भी वही काम है और रिलक्टेंस का भी यही काम है। तो फिर ये लंबाई के समानुपाती था, वहां चालक तार की लंबाई थी, यहाँ किसकी लंबाई करेंगे, चुंबकीय पदार्थ की लंबाई या चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग की लंबाई। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग की लंबाई। तो लिख सकते हैं रिलक्टेंस में पहला नियम, ये चुंबकीय फ्लक्स फाई, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग की लंबाई के समानुपाती होता है। यही आएंगे परीक्षा में, दो पोलों की दूरी कितनी है तो फ्लक्स का मान कितना होगा। ठीक है ना, ये लंबाई के समानुपाती होता है। तो लिख एस समानुपाती, इसको किससे दर्शाया, एस से। एस समानुपाती एल, एल क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग की लंबाई है। और एस क्या है, एस रिलक्टेंस है, जिसकी इकाई एम्पीयर टन प्रति वेबर थी। ठीक है, एम्पीयर टन प्रति वेबर थी। पहला नियम तो इसका ये है। दूसरा नियम आप लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, रेजिस्टेंस की बात, सेम टू सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। आप एक एक नियम को वहां देखो, नहीं देखे तो मैंने प्रतिरोध के नियम पढ़ा रखे हैं। ठीक है, वो देख लेना। अब बात आती है देखो यहाँ से कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के विलोमानुपाती होता है। देखा था आप लोगों ने, याद होगा, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के विलोमानुपाती होता है। उसी प्रकार रिलक्टेंस भी यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया के, चुंबकीय फ्लक्स के क्रॉस सेक्शन एरिया, चुंबकीय फ्लक्स के क्रॉस सेक्शन एरिया के विलोमानुपाती होता है। मतलब कि विलोमानुपाती व्युत्क्रम होता है। ठीक है, और इसको ए से दर्शाते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया किससे दर्शाते हैं, ए। तो यहां लिख सकते हैं कि एस समानुपाती ए 1/a। ए क्या है, ये चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स के जो रास्ता है उसका अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है। हिंदी में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, अब दो बातें आ गई, एल एस समानुपाती एल और एस समानुपाती 1/a, इसलिए लिख सकते हैं कि एस समानुपाती एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, एल उसकी लंबाई और ये क्रॉस सेक्शन एरिया। समानुपाती का मतलब यहां कुछ है, याद रखना, समानुपाती का मतलब यहां कांस्टेंट है। समानुपाती का मतलब हमेशा कांस्टेंट होता है। आप लोगों ने तब भी मैं ये पढ़ा था, यहाँ उसकी पदार्थ की प्रकृति है। किसकी प्रकृति, चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति है। ठीक है ना, प्रवेशिता, उसको यदि आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ बराबर कर देते हैं। तो इसका मतलब एल एस समानुपाती एल अपॉन ए होता है, और ये एम्पियर टन प्रति वेबर होता है। कभी कभार दोस्तों आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से, कि रिलक्टेंस की इकाई होती है। ठीक है ना, रिलक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टन प्रति वेबर। तो देखा आप लोगों ने, एम्पियर टन प्रति वेबर को सोल्व करके देखो, एस समान, देखो एस बराबर एम्पियर टन प्रति वेबर। अब वेबर को देखो आप, एम्पियर टन तो ऊपर है, इसको यदि आप गुणक में कर दो, ठीक है ना, इंटू वेबर की घात -1, ये किसकी इकाई है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसकी इकाई है। आप गौर से देखोगे तो आप लगेगा कि ये इसको उठा के नीचे करेंगे तो इसके बटे में अपॉन चला, भाग में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये एस की इकाई, एस क्या है, रिलक्टेंस। तो ये भी रिलक्टेंस की ही इकाई होती है, एम्पियर टन इनवर्स की घात -1, ये आता है एम्पियर टन। दूसरी बात देखा जाए दोस्तों, आप लोगों ने देखा था ना कि यदि एमएमएफ की इकाई एम्पियर टन थी
तो उसकी दूसरी इकाई गिलबर्ट रखी सीजीएस प्रणाली में। तो आज इसकी इकाई और देखते हैं कि हेनरी रिलक्टेंस की दूसरी इकाई क्या है, एस बराबर हेनरी की घात -2। ये भी किसकी इकाई है, याद रखना, हेनरी की घात -2। ये भी किसकी इकाई है, इस रिलक्टेंस की इकाई है। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझने के बाद आज के रिलक्टेंस के फॉर्मूले आएंगे। देखो रिलक्टेंस का फॉर्मूला, रिलक्टेंस यहाँ किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति में किस प्रकार की हवा है या जल है या और कोई चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, उसको सम्मिलित कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, उसको सम्मिलित यदि कर देते हैं तो आगे क्या निकल के आता है, एस समानुपाती, यानी एस समानुपाती एल म्यू आर म्यू 0 ए, ये निकल के आता है इसका फॉर्मूला। इसके लिए न्यूमेरिकल हल करके देखें, आपको बताएंगे। दो चुंबकीय पोलों के बीच का बल देखेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले ये आता है। तो दोस्तों नोट करके देखो कि रिलक्टेंस का मान कहाँ कम होता है और कहाँ अधिक होता है। आप लोगों ने देखा चालक पदार्थों में रेजिस्टेंस का मान कम था, तो यहाँ चुंबकीय पदार्थों में रिलक्टेंस का मान या प्रतिष्ठम का मान सबसे कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सबसे अधिक होता है। जैसे चालक, अर्धचालक, कुचालक पढ़े, यहाँ चुंबकीय पदार्थ चालक की भांति काम करता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ अर्धचालक की भांति काम करता है, सॉरी अनुचुंबकीय पदार्थ अर्धचालक की भांति काम करता है और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कुचालक की भांति कार्य करता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में रिलक्टेंस का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ में मीडियम साइज का होता है और चुंबकीय पदार्थ में सबसे कम होता है। दोस्तों रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था, कंडक्टेंस है। यहां लिख सकते हैं कि रिलक्टेंस है ना, रिलक्टेंस आर एम लिख दो, या रिलक्टेंस परमियंस का उल्टा होता है। एस किसका उल्टा है, परमियंस। तो फिर प्रश्न काफी बार आ गया, परमियंस किसका व्युत्क्रम है, एक बात, या रिलक्टेंस का व्युत्क्रम क्या है, तो परमियंस होता है। परमियंस क्या होता है, अब देखते हैं परमियंस क्या होता है। मैं ये छोटा आपको बताता हूँ। परमियंस देखो, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, चालकता, चालकता की इकाई महो, रेजिस्टेंस की इकाई ओम, चालकता की इकाई महो। उसी प्रकार देखो परमियंस क्या है, परमियंस इसका उल्टा है रिलक्टेंस का उल्टा, प्रतिष्ठम का उल्टा प्रवेश्यता, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रवेश्यता कहते हैं। मैं लिख देता हूं नाम यहाँ पे, ये रिलक्टेंस का व्युत्क्रम, रिलक्टेंस का व्युत्क्रम क्या है, रिलक्टेंस का व्युत्क्रम परमियंस, परमियंस जिसको प्रवेश्यता बोलते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में सहायता, सहयोग प्रदान करती है, चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करती है, जबकि ये विरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये रिलक्टेंस क्या था, रिलक्टेंस था MMF अपॉन फाई, ये तो है। इसकी इकाई क्या थी, एम्पियर टन, और इसकी इकाई वेबर। तो एस की इकाई क्या थी, एम्पियर टन प्रति वेबर, रिलक्टेंस की इकाई। और प्रवेश्यता क्या है, इसको रो से दर्शाते हैं, देखना आराम से, प्रवेश्यता को रो से दर्शाते हैं। इसकी इकाई देखो, रो बराबर उल्टा तो है ही, तो फ्लक्स अपॉन MMF। ठीक है, फ्लक्स अपॉन MMF। MMF क्या है, चुंबकत्व बल, इसकी इकाई वेबर और इसकी इकाई एम्पियर टन। तो प्रवेश्यता इसकी इकाई क्या रहेगी, वेबर प्रति एम्पियर टन। ये किसकी इकाई है, इस परमियंस की इकाई है, वेबर प्रति एम्पियर टन इसकी इकाई है। ठीक है, अब ये तो देखो परमियंस की बात की जाए तो रो का उल्टा है एस, तो लिख सकते हैं कि परमियंस बराबर 1 अपॉन एस, कि किसका उल्टा है, रो क्या है, परमियंस है। अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र रो क्या था, विशिष्ट चुंबक, विशिष्ट अपने प्रतिरोध था, या क्या है, रो है। ठीक है, ये तो इसकी बात है दोस्तों। अब छोटी सी बात, तो आपको 3 बातें अपने पास आई, क्या आई, MMF, चुंबकीय फ्लक्स और रिलक्टेंस। 3 बातें विद्युत क्षेत्र में थी, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध और धारा, तीनों में संबंध स्थापित करके देखते हैं एक त्रिभुज के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, दोनों के एक त्रिभुज के द्वारा आपको अच्छे से याद करने का तरीका बताता हूं आपको कि सर इन तीनों को याद कैसे रखें, तीनों की इकाई कैसे याद रखें। जैसे आप लोगों ने EMF पढ़ लिया, उसकी इकाई याद है। यदि विद्युत धारा के क्षेत्र में सब कुछ कंप्लीट याद है, आप लोग अच्छी तरह इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो आज चुंबक के बारे में आपको ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होगी। क्यों, EMF क्या है, देखो EMF 21 की इकाई,
इसकी इकाई वोल्ट। मैंने 3 त्रिभुज बना रखे हैं, इसकी इकाई वोल्ट, इसकी इकाई ओम और इसकी इकाई ऐसे ओम ये भी होती है, और इसकी इकाई एम्पियर। ठीक है, इसकी इकाई एन आई, ठीक है ना, एम्पियर टन कर देता हूं, एम्पियर टन। इसकी इकाई एम्पियर टन प्रति वेबर, और इसकी इकाई वेबर। ठीक है, 3 बातें अपने पास। देखो इसको सोल्व करेंगे, E बराबर आई आर पक्की, तो यहां क्या लिखेंगे, एम एम एफ बराबर, परीक्षा में काफी बार आ गया, फाई इंटू एस, ये आई देखिए। फिर लिखेंगे आई बराबर E बटे आर, यहाँ इसको लिख दो कि फाई फ्लक्स बराबर एम एम एफ अपॉन एस। 2 बातें देख बराबर से देखना, इसको आर का मान लिखा, E अपॉन आई, यहाँ एस का मान लिख दो, एम एम एफ अपॉन फाई। गौर से देखो, अब मैं इसकी इकाई बताता हूँ आपको। देखो इसकी इकाई देखो एम्पियर ओम, इसकी इकाई वोल्ट प्रति ओम, इसकी इकाई वोल्ट प्रति एम्पियर, इसकी इकाई देखो वेबर, और ये एम्पियर टन। मैं आपको अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। एम एम एफ बराबर फाई इंटू एस, फाई का मान वेबर, इसका मान एम्पियर टन प्रति वेबर, ये तो है। ठीक है, और ये क्या है, एम एम एफ, यहाँ से पीछे एम एम एफ है, तो इस वेबर से वेबर कट गया, एम एम एफ की इकाई क्या बच गई, एम्पियर टन। दोस्तों ये तो था आपको याद करने का, मैंने आपको ये लिखा था, यही निकल गया। दूसरी बात देखो, गौर से देखो, फ्लक्स की इकाई, ये इस फ्लक्स की बात, चुंबकीय फ्लक्स की बात करिए, एम्पियर, देखिए इसकी इकाई क्या थी, एम्पियर टन, और इसकी इकाई एस की, ये तो निकाल लिया ना, ये तो है, एस की इकाई एम्पियर टन प्रति वेबर। इसको सॉल्यूशन देखो आप किसका, गौर से देखना, 1-2 मिनट और लगेंगे दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यदि वो चीजें याद है तो दोनों त्रिभुज याद रखना। फ्लक्स की बात की आप लोगों ने, फ्लक्स में था एम एम एफ अपॉन एस, और एम एम एफ क्या है, एम्पियर टन, और ये क्या है, एम्पियर टन प्रति वेबर। ये तो इसका सॉल्यूशन करवाओगे, देखो ये आता है एम एम एफ, ये वेबर है, ये आ गया एम एम एफ एम्पियर टन। इसको सोल्व करेंगे आप तो वेबर ऊपर चला जाएगा, इनटू वेबर अपॉन 80 एम्पियर टन, और एम्पियर टन से एम्पियर टन कैंसिल, फ्लक्स के बराबर क्या बच गया, वेबर। तो फ्लक्स की इकाई वेबर ही होती है दोस्तों, ये याद करने का तरीका बहुत सोल है दोस्तों, बस आप लोग तो याद करते रहो। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, आपको नियमित पैटर्न के आधार पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आया दोस्तों। यही सबसे बड़ा राज है, नियमित पैटर्न के आधार पर प्रत्येक पेपर में देखा जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हैं, उन सबको सम्मिलित करके, उन सबको इंक्लूड करके यह वीडियो बनाए जाते हैं, जिससे आप लोग किसी भी प्रकार के पेपर में यदि आप क्वेश्चन का आंसर देने बैठते हो तो आपको सारी बातें दिमाग में आती, नहीं आती तो आप नोट्स बनाओ और देखो। आपको नोट्स में नहीं मिले तो मेरे को बताओ, सर आपने ये पढ़ा रही, पेपर में नहीं आया, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है ना, ये तो ये थी। दूसरी बात देखो, एस बच गया, एस एम, ये बच गया प्रतिष्ठम, क्या बच गया, एस, एस बराबर बच गया एम एम एफ, एम एम एफ की इकाई क्या थी, एम्पियर टन, और फ्लक्स की इकाई वेबर। ठीक है, ये आपको बताया था कि एस की इकाई क्या है, एम्पियर टन प्रति वेबर होती है। दोस्तों ये तो था याद करने का तजुर्बा कि कैसे आप याद करोगे तीनों को। आगे और भी बहुत सी बातें आएंगी कि इन दोनों का संबंध आएगा, चुंबकीय परिपथ क्या था, मैग्नेटिक परिपथ क्या है, इनकी इकाई मैंने आपको बताई है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अगली वीडियो में और इनकी परिभाषिक शब्द बच गए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चुंबकीय बल बच गया, चुंबकीय फ्लक्स स्ट्रेंथ की इकाई बच गई, बहुत कुछ बच गया, चुंबकीय घूर्ण बच गया, 2 पोलों के बीच का बल बच गया, बहुत कुछ बच गया, आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो नियमित पैटर्न के आधार पर इलेक्ट्रिकल का संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।